बंगाल में जब अक्टूबर का महीना आता है तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी खुल जाती है। धान के खेत पीले पड़ने लगते हैं, नदियां सिकुड़ने लगती है और रात रात कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती है। बुजुर्ग कहते हैं कि इस मौसम में जमीन और आसमान के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। जो इस पार हैं वो उस पार झांकने लगते हैं और जो उस पार हैं वो इस पार आने की कोशिश करते हैं। साल 1973 की बात है। दिवाकर मंडल बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव नलडांगा का रहने वाला था। उम्र कोई 32-33 साल, दुबला पतला जिस्म, माथे पर हमेशा पसीने की एक बारीक लकीर और आंखों में वो थकान जो गरीबी के साथ मुफ्त में मिलती है। उसके पास एक पुरानी एम्बेसडर गाड़ी थी, सफ़ेद रंग, जो अब धूल और वक्त की मेहरबानी से मटमैली हो चुकी थी। उस गाड़ी से वो भाड़ा चलाता था। शादी ब्याह, जनाजे, बाजार, जो भी मिले, जहां भी जाना हो। उस रात उसे मेघनापुर के रास्ते से एक बारात ले जानी थी। बारात बनीपुर गांव से निकली थी। दूल्हे का नाम था हरिपद। कोई बड़े घराने का नहीं, बस एक मामूली किसान का बेटा। दिवाकर की गाड़ी में दूल्हे के साथ 5 और लोग थे। 2 चाचा, एक मामा और 2 युवा लड़के जो दोस्त हैं। बाकी बाराती आगे पीछे दूसरे साधनों से थे। रात के कोई 9 बज रहे थे जब गाड़ी चली। दिवाकर को रास्ता मालूम था। बनीपुर से मेघनापुर का रास्ता कोई 12 से 13 कोस का था। पहले कच्ची सड़क, फिर एक पुल, फिर मोरागाछी जंगल के किनारे से गुजरता हुआ एक तंग रास्ता और उसके बाद मेघनापुर। लेकिन उस रात वो रास्ता दिवाकर को किसी अनजान दुनिया में ले जाने वाला था। गाड़ी जब मोरागाछी जंगल के पास पहुंची तो रात के कोई 11 बज चुके थे। जंगल, बंगाल के उस इलाके के जंगल शहर के इंसान की कल्पना से बहुत अलग होते हैं। वो घने नहीं होते, बस झाड़ झंझाड़ और बांस के झुरमुट होते हैं और बीच बीच में पुराने पेड़ जो ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी ने उन्हें सजा के तौर पर वहां खड़ा कर दिया हो। रात में उन पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब शक्लें बनाती है, कभी किसी जानवर जैसी, कभी किसी इंसान जैसी और कभी कभी किसी ऐसी चीज की जिसका कोई नाम नहीं होता। गाड़ी की हेडलाइट उस तंग रास्ते पर पड़ रहे थे। दोनों तरफ बांस के झुरमुट थे जो हवा में हिल रहे थे और उनकी सरसराहट, वो सरसराहट दिवाकर को हमेशा से नापसंद थी। पिछली सीट पर बाराती हंस बोल रहे थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई पान चबा रहा था। दूल्हे हरिपद की आंखें नींद से बोझल थे। दिवाकर ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की। रास्ता उबड़ खाबड़ था। तभी उसे कुछ दिखा। रास्ते के किनारे एक बांस के झुरमुट के पास कुछ था, सफेद, हिलता हुआ। दिवाकर ने सोचा कोई जानवर होगा या शायद कपड़ा अटक गया हो किसी डाल में। उसने गाड़ी धीमी की और हेडलाइट उस तरफ मोड़ी। कुछ नहीं था, बस झाड़ झंझाड़। उसने एक लंबी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेघनापुर पहुंचने में कोई और आधा घंटा लगा। गांव में रोशनी थी, लालटेनें, मशालें और शादी के लिए सजाया हुआ एक आंगन। ढोल की आवाज आ रही थी। औरतें उल्लू देकर बारातियों का स्वागत कर रही थे। दिवाकर ने गाड़ी एक तरफ खड़ी की। बाराती उतर गए। हरिपद को किसी ने हाथ से खींच लिया। दिवाकर अकेला रह गया। वो गाड़ी के बाहर आया, सिगरेट निकाली।
वो सस्ती बीड़ी वाली नहीं, असली सिगरेट। उस रात उसने एक पूरा पैकेट खरीदा था शहर से। माचिस जलाई, पहला कश लिया। रात खामोश थी, बहुत ज्यादा खामोश। शादी की ढोल बज रहा था, औरतें गा रही थी, लोग बोल रहे थे, मगर दिवाकर को एक अजीब सी चुप्पी महसूस हो रहे थे, जैसे वो तमाम आवाजें एक शीशे के पीछे से आ रही हों। उसने इधर उधर देखा। गांव के बाहर जहां अंधेरा था, वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में फैली हुई थी, शाखाएं आसमान में। उस पेड़ की तरफ दिवाकर की नजर गई और रुक गई। पेड़ की शाखा पर कुछ था, सफेद बैठा हुआ। पहले उसने सोचा कोई बच्चा है या कोई औरत है जो थककर बैठ गई हो, मगर जो चीज उस शाख पर थे वो उल्टी बैठे थे, पांव ऊपर, सिर नीचे। दिवाकर के हाथ से सिगरेट गिर गई। उसने आंखें झपकाई, एक बार, दो बार। वो चीज अभी भी वहां थी, मगर अब उसका सिर उसकी तरफ था और दिवाकर को महसूस हुआ, हालांकि अंधेरे में देखना मुश्किल था, कि वो चीज उसे देख रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बंगाल में शाख चुन्नी के बारे में हर बच्चा जानता है, हर माँ अपने बच्चे को बताती है। शाख चुन्नी वो औरत होती है जो विवाहित होने के बाद मरती है, अनाचार से या हत्या से या किसी अधूरी हसरत के साथ। उसकी आत्मा भटकती रहती है, वो पेड़ों पर रहती है, वो अकेले मर्दों को देखती है, और अगर उसने किसी मर्द पर नजर डाल दे तो वो मर्द सुबह तक नहीं बचता। दिवाकर ने ये सब बचपन में सुना था, मगर बड़े होने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद, रात की सड़कों पर अकेले चलने के बाद उसने ये सब पीछे छोड़ दिया था। मगर अभी वो सब वापस आ गया था। उसने एक कदम पीछे लिया और तभी हवा रुक गई, बिल्कुल रुक गई। ढोल की आवाजें, औरतों की चहकार, सब एकाएक जैसे किसी ने दबा दिया हो। और उस सन्नाटे में एक आवाज आई, कहीं से नहीं आई, हर जगह से आई। एक हंसी, औरत की हंसी, मगर उस हंसी में जो था वो इंसानी नहीं था। वो हंसी ऊपर से शुरू होते थे और नीचे आते थे, फिर नीचे से शुरू होते थे और ऊपर को जाते थे, जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो मगर गाने के बोल गलत हों, जैसे किसी आवाज को उल्टा चलाया जा रहा हो। दिवाकर के पांव जम गए। पेड़ की शाख खाली थे। वो चीज वहां नहीं थे। वो कहाँ थे? दिवाकर ने इधर उधर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांस छोटी हो गए थे। उसने गाड़ी की चाबी निकाली, जेब में थी, और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी कोई 15 कदम दूर थे। उसने पहला कदम रखा, तब उसे महसूस हुआ पीछे से कोई है, ठीक उसके पीछे। उसने मुड़कर नहीं देखा, देख नहीं सका, जिस्म ने मना कर दिया, मगर उसे महसूस हुआ उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस, बहुत ठंडी, जैसे किसी ने बर्फ का एक टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया हो। और एक गंध, मछली की गंध, सड़ी हुई मछली की, और उसके साथ फूलों की गंध, शिवली के फूलों की, दोनों एक साथ में। दिवाकर के दिमाग में एक ही बात आई, भागो। वो भागा गाड़ी तक, जितनी तेजी से भाग सकता था। दरवाजा खोला, अंदर घुसा, चाबी घुमाई, इंजन नहीं था। एक बार, 2 बार, 3 बार, चली नहीं। दिवाकर के माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। उसने चाबी फिर घुमाई और तब
उसने खिड़की से बाहर देखा। वो वहां थी, गाड़ी के ठीक सामने। उस औरत को, अगर उसे औरत कहा भी जा सकता हो, सफेद साड़ी पहने, बंगाली विधवाओं जैसी, मगर वो साड़ी भीगी हुई थी, टपक रहे थे जैसे वो अभी नदी से निकली हो। उसके बाल खुले थे, लंबे, काले और उलझे हुए। उसके चेहरे पर दिवाकर की हेडलाइट की रोशनी में एक भाव था जो दर्द और गुस्से के बीच कहीं था। मगर जो चीज दिवाकर को सबसे ज्यादा डरा गई वो उसके पांव थे। उसके पांव उल्टे थे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे, और वो उन उल्टे पांव से उसकी तरफ चल रहे थे। दिवाकर ने फिर चाबी घुमाई और इस बार शायद भगवान ने उसकी सुन ली। इंजन चल पड़ा, मगर वो औरत गाड़ी के सामने थे। दिवाकर ने गाड़ी पीछे की। तेजी से गाड़ी एक झटके के साथ पीछे गई और एक पत्थर से टकराई। उसने फिर आगे की। वो औरत, वो चीज अब गाड़ी की तरफ आ रहे थे, मगर उसके चलने का तरीका वो इंसानी नहीं था। वो झुकी हुई थी, लगभग 4 हाथ पांव पर। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे और वो हंसी फिर शुरू हो गई। दिवाकर ने गाड़ी घुमाई, गाड़ी मिट्टी में धंस गई, टायर घूमते रहे, गाड़ी नहीं हिली। दिवाकर के मुंह से बिना इरादे के एक दुआ निकली, वो दुआ जो उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाया था। वो कभी कभी पढ़ता था, बीमारी में, मुसीबत में, मगर आज उसे पूरी तरह याद नहीं आ रहे थे। माँ काली बचाओ माँ। और फिर उसे कुछ याद आया। उसकी माँ ने बताया था शाक चुन्नी से बचने का एक तरीका है। वो लोहे से डरती है और वो पानी से घबराती है, बहते हुए पानी से। और एक चीज थी, नमक, लाल नमक। दिवाकर ने याद किया, गाड़ी की पिछली सीट के नीचे उसने एक पुराने थैले में कुछ था। वो थैला वो शहर से लाया था। उसमें नमकीन थे, नाश्ते के लिए। नमकीन में नमक था। वो पिछली सीट पर झुका था, थैला ढूंढा। बाहर वो चीज गाड़ी के पास आ रहे थे। उसकी उंगलियां, उल्टे पांव की उंगलियां गाड़ी के बोनट पर पड़ी। एक खरोच की आवाज आई, धातु पर नाखून का। दिवाकर ने थैला खींचा, नमकीन मिली। उसने मुट्ठी भरी, खिड़की का शीशा नीचे किया। हाथ कांप रहे थे। शीशा मुश्किल से नीचे हुआ और नमक बाहर फेंका, उस चीज की तरफ। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए वो हंसी रुक गई। और फिर एक चीख। वो चीख इंसानी नहीं थे। वो चीख ऊपर से नीचे आई, जैसे आसमान से कोई चीज टूट कर गिरी हो। दिवाकर के कानों में दर्द हुआ। उसने कान बंद कर लिए। गाड़ी हिले। उसने एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी मिट्टी से निकली। दिवाकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने गाड़ी सीधी भगाई। जिस रास्ते से आया था, मोरागाछी जंगल, कच्ची सड़क, पुल, सब पीछे छोड़ता गया। मगर उस पूरे रास्ते उसे लगता रहा कि कोई है। पीछे, ठीक पीछे, गाड़ी की छत पर कुछ था। हल्की हल्की आवाज, खटखट, जैसे कोई उंगलियां थपथपा रहा हो। दिवाकर ने ऊपर नहीं देखा। उसने सिर झुकाया, दांत भींचे और गाड़ी भगाता रहा। बनीपुर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। गांव सो चुका था। उसने गाड़ी एक मंदिर के सामने रोकी। हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा, दरवाजा बंद था। वो गाड़ी से उतरा। उसके पांव इतने कांप रहे थे कि मुश्किल से खड़ा रह पाया। उसने दरवाजे पर माथा टेका। फिर उसने पीछे मुड़कर गाड़ी देखी।
गाड़ी की छत पर, सफ़ेद रंग की मटमैली छत पर नाखूनों की लकीरें थीं, गहरी लंबी, जैसे किसी ने उंगलियां चलाई हों। दिवाकर ने एक लंबी सांस ली और फिर वो जमीन पर बैठ गया। उस रात के बाद दिवाकर ने कभी किसी को नहीं बताया कि मेघनापुर में क्या हुआ था। जब बाराती सुबह वापस आए दूसरी सवारी से, तो उन्होंने दिवाकर से पूछा कि वो रात को कहाँ चला गया था। दिवाकर ने कहा, तबीयत ठीक नहीं थी। किसी ने ज्यादा नहीं पूछा, मगर हरिपत के मामा ने, जो उम्रदराज थे और जिनकी आंखें बहुत तेज थीं, उन्होंने गाड़ी की छत पर देखा वो लकीरें। उन्होंने दिवाकर की तरफ देखा। दिवाकर ने नजरें चुरा ली। मामा जी ने कुछ नहीं कहा, मगर जाने से पहले उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला और दिवाकर की हथेली पर रख दिया। एक छोटी सी लोहे की कील। गाड़ी में रखना, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। दिवाकर ने वो कील गाड़ी की डैशबोर्ड पर रख दी। वो कील वहां कई सालों तक रहे, जब तक गाड़ी चली, जब तक दिवाकर जिंदा रहा। नलडांगा के लोग बाद में कहते थे कि दिवाकर मंडल कुछ बदल गया था उस रात के बाद। वो पहले जितना बात नहीं करता था, रात को अकेले बाहर नहीं जाता था और बरगद के पेड़ के पास से कभी नहीं निकलता था, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो जाए। एक बार एक बच्चे ने उससे पूछा था, काका आप बरगद के पेड़ के पास से क्यों डरते हो? दिवाकर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आसमान की तरफ देखा और फिर बहुत धीरे से अपनी जेब से वो पुरानी घिसी हुई लोहे की कील निकाली और उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। मेघनापुर के उस बरगद के पेड़ को बाद में काट दिया गया। कहते हैं कि जब उसे काटा गया तो कारीगरों ने सुना, पेड़ के अंदर से एक आवाज आई, औरत की, रोने जैसी या हंसने जैसी, या दोनों एक साथ। बंगाल में कहते हैं शाक चुन्नी उसे छोड़ती नहीं, जिसे एक बार देख ले। मगर कभी कभी, बहुत कम बार ही कोई बच जाता है। दिवाकर बच गया था, मगर क्या वो सच में बच गया था, या वो चीज, वो हंसी उसके साथ ही आ गई थी? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। प्रीतम के कंधे पर टोकरी थे और टोकरी में मूंगफली। यही उसकी जिंदगी थी। सुबह उठो, टोकरी उठाओ, एक गांव से दूसरे गांव चलते जाओ, आवाज लगाओ, मूंगफली बेचो, शाम को जो मिले उससे रोटी खाओ और किसी पेड़ के नीचे या किसी चबूतरे पर सो जाओ। यही उसकी दुनिया थी, छोटी मगर उसे अपनी थी। उस दिन वो रामपुरवा से चला था। अगला गांव धनकपुरा कोई 12 कोस दूर था। रास्ता जंगल के बीच से गुजरता था और अक्टूबर की दोपहर में धूप तीखी थी मगर छाव ठंडी। प्रीतम गाता गुनगुनाता चलता रहा। जब धनकपुरा की सीमा आई तब सूरज ढलने लगा। पहली अजीब बात उसने तब महसूस की जब गांव के सबसे पहले एक पुराना कुआं मिला। हर गांव के कुएं पर शाम को औरतें होती हैं, मटके लिए बातें करते हुए, हंसते हुए, मगर ये कुआं सुनसान था। उसके चारों तरफ की जमीन पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने राख बिखेर दी हो। रस्सी कुएं में लटके थे, उसका सिरा पानी में डूबा हुआ था। मटका नहीं था, रस्सी बस लटकी थी, अकेली बेमतलब। प्रीतम ने सोचा शायद लोग अभी घरों में हैं। वो आगे बढ़ा। गांव की पहली गली में घुसते ही उसके पैर थोड़ा धीमे हो गए। गलियां वीरान थे, एकदम जैसे सारे लोग एक साथ कहीं चले गए हों।
दरवाजे बंद नहीं थे, खुले थे। कुछ दरवाजे तो अधूरे हिल रहे थे उस हवा में जो प्रीतम को महसूस नहीं हो रहे थे। आंगनों में खाना पका हुआ था, बर्तनों में, ठंडा, सूखा, बासी, मगर था जैसे लोग खाना बनाकर उठे और फिर लौटे ही नहीं। एक घर के बाहर एक बच्चे की चप्पल पड़ी थे, सिर्फ एक। प्रीतम ने आवाज लगाई, मूंगफली, मूंगफली वाला। आवाज गली में गई, दीवारों से टकराई और वापस आ गई बिना जवाब के। उसने फिर आवाज लगाई, इस बार ज्यादा जोर से। कहीं से एक कुत्ते का रोना शुरू हुआ, लंबा दर्दनाक रोना, जैसे किसी की मौत पर रोते हैं। प्रीतम को भूख लगी थी। उसने सोचा रात यहीं रुककर सुबह आगे चलेगा। किसी के घर का दरवाजा खटखटाएगा, पानी मांगेगा, शायद रोटी का जुगाड़ भी हो जाए। उसने सबसे बड़े घर का दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा धकेला, खुल गया। अंदर में एक मिट्टी का दिया जल रहा था। हॉल में बिना किसी के जलाए, या शायद जलाए हुए इतना वक्त हो गया था कि बाती खुद ही टिमटिमाने लगी थी। दिए की रोशनी में दीवारें थरथराती दिखते थे। उस कमरे में एक चारपाई थे। चारपाई पर एक पुरानी साड़ी बिछे थे। साड़ी पर एक आकार था। प्रीतम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा किसी ने कपड़े तह करके रखे होंगे। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, टोकरी रखी और आंखें मूंद ली। रात के किसी पहर उसकी नींद टूटी नहीं, खींची, जैसे कोई नींद के अंधेरे में हाथ डालकर उसे बाहर खींच लाया हो। कमरे में वही दिया था, मगर अब उसकी लौ नीली थी। प्रीतम ने पहले कभी नीली लौ नहीं देखे थे। उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया। तब उसने देखा चारपाई पर वो आकार अब पहले जैसा नहीं था। वो बैठा हुआ था। वो एक बुढ़िया थे, या जो कभी बुढ़िया रही होगी। उसकी आंखें खुली थी, पूरी तरह खुली, जैसे पलके थी ही नहीं। सफेद आंखें, पुतली नहीं, बस सफेद। और उसका मुंह थोड़ा खुला था, जिसमें एक गहरी गीली सांस की आवाज आ रही थी। नियमित मेट्रोनोम की तरह प्रीतम का शरीर पत्थर हो गया। उसके दिमाग ने उसे भागने का हुक्म दिया, मगर पांव ने मानने से इनकार कर दिया। वो बस देखता रह गया। बुढ़िया की गर्दन धीरे धीरे घूमी उसकी तरफ। उन सफेद आंखों में कुछ था, कोई हरकत, कोई चेतना नहीं, मगर कुछ, कोई पुरानी सड़ी हुई पहचान जो मर के भी नहीं मरी। कौन? बुढ़िया के मुंह से आवाज आई, मगर होंठ नहीं हिले। प्रीतम के गले से चीख नहीं निकली। चीख वहां थी, गले में अटकी, मगर बाहर नहीं आई। वो उठा, टोकरी छोड़ी और दरवाजे की तरफ दौड़ा। गली में निकलते ही उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। हर घर के दरवाजे में एक आकृति खड़ी थी। कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई छोटा, सबके सब वैसे ही, पलके नहीं, सिर्फ सफेद, मुंह थोड़ा खुला और वही आवाज। पूरी गली में गूंजती हुई। वो सांस नहीं ले रहे थे, वो कुछ और कर रहे थे, जिसे सांस की नकल कहा जाए। प्रीतम भागा, अंधाधुन। जिस तरफ पांव गए उस तरफ। उसे रास्ता नहीं पता था, दिशा नहीं पता थे, बस भागता रहा, गली से गली, फिर एक खुला मैदान, फिर एक टूटी दीवार, फिर खेत। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर वो आवाज सुनाई दे।
उन तमाम आकृतियों की एक साथ एक सुर में उसके पीछे आ रहे थे। खेत के बाद जंगल था। जंगल में अंधेरा इतना घना था कि हाथ सामने करो तो दिखे नहीं। प्रीतम दौड़ता रहा, ठोकर खाता रहा, उठता रहा। उसके घुटने छिले, हथेलियां छिली, मगर वो रुका नहीं। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई, एकाएक, जैसे किसी ने रेडियो बंद कर दिया हो। प्रीतम एक पेड़ से टेक लगाकर रुक गया। सांस इतनी तेज थी कि उसे डर था कहीं उसकी अपनी आवाज उसे ढूंढ ना ले। उसने मुंह पर हाथ ढका और सांस रोकने की कोशिश की। जंगल में खामोशी थी, गहरी असली खामोशी। रात के जानवर भी चुप थे, झिंगुर भी नहीं बोल रहे थे। इतनी खामोशी कि प्रीतम को अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रहे थे। फिर एक टहनी टूटी, पास से, बहुत पास से। प्रीतम ने आंखें बंद कर ली, जैसे बच्चे करते हैं। अगर मैं नहीं देखूंगा तो शायद वो मुझे नहीं देखेगा। कुछ वहां था, उसकी सांस उसे महसूस हो रहे थे, मगर वही नकली सांस। एक बार, बस, फिर कुछ नहीं। प्रीतम वहां उस पेड़ से लगा बैठा रहा पूरी रात। हिला नहीं, सोया नहीं, बोला नहीं। भोर में जब आसमान हल्का गुलाबी हुआ तब उसने आंखें खोली। जंगल खाली था। वो उठा और चलने लगा पूरब की तरफ, जहां सूरज था। 2 दिन बाद प्रीतम एक दूसरे गांव में पहुंचा। खाली हाथ, टूटे जूते, सूखे होंठ और आंखों में कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। गांव वाले उसे देखकर चौंके। एक बुजुर्ग ने पूछा, कहां से आए हो भाई? प्रीतम ने धनकपुरा का नाम लिया। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। धनकपुरा? उसने धीरे से कहा, वहां 3 महीने पहले एक ऐसी बीमारी फैली थी जो रात को आए थे, जिसे लगती वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। जो बचे वो भागे, जो नहीं भागे। बुजुर्ग रुक गया। प्रीतम ने पूछा, जो नहीं भागे उनका क्या हुआ? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजर हटा ली। उनके बारे में कोई नहीं जानता, कोई गया नहीं देखने। प्रीतम उस गांव में रुका, खाया पिया सो गया। मगर उस रात पहली बार वो सपने में उस गली में था और उस गली में वो आकृतियां थे। मगर इस बार वो उसे देख नहीं रहे थे, वो उसका इंतजार कर रहे थे। अगले हफ्ते गांव वालों ने देखा कि प्रीतम अजीब हो गया है। रात को वो बाहर निकल जाता है। उसकी आंखें सुबह थोड़ी थोड़ी सफेद लगती हैं और होठों से बहुत धीरे, बहुत बारीक एक आवाज आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।